प्रीवियस ईयर में, तो वो सारे के सारे आप निकाल लो और बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लो। तो लगभग आपके, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, 60 से और 65 नंबर है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो चलते हैं भी नेक्स्ट यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है इस प्रकार से, तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भी काम में आने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया है आरोही क्रम में दिए गए निम्न प्रेक्षणों की माध्यिका n-1 है। अब ये आरोही क्रम के अंतर्गत है, तो इसको काउंट करो भी कितने आपके पास में प्रेक्षण है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। 8 है तो बीच का मान आपको उठाना पड़ेगा, तो 3 इधर छोड़ो और 3 इधर छोड़ो, तो बीच की संख्या कौन सी आ गई, 17 प्लस में n प्लस में 5, और इसका क्या कर दो आप, इसका आप कर दो आधा। ठीक है, और बराबर क्या रख दो, n-1, ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। यानी जब आपको संख्या है वो सम के अंदर दे रखी है, सम के अंदर दे रखी है, प्रेक्षण सम में प्रेक्षणों की जो संख्या है वो सम के अंदर है, तो आप क्या करोगे, बीच की संख्याओं को उठाओगे और उसका आधा कर दोगे, जोड़ करके आधा कर दो, तो वहां पे आपकी क्या निकल के आ जाएगी, माध्यिका निकल के आ जाएगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, आरोही क्रम में करना है आंकड़ों को। यहाँ पे आपको ऑलरेडी आरोही क्रम में दे रखे हैं, तो 3 इधर संख्याएं को छोड़ दिया और 3 इधर छोड़ दिया, बीच की संख्या उठा ली 17 और n+5 बीच की संख्या है, जोड़ दिया, 2 का भाग लगा दिया और बराबर क्या रख दिया हमने, माध्यिका रख दी। अब ये 2 यहाँ पे क्या है, भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा भाई। 17 और 5 कितने होते हैं, 17 और 5 22, 22 प्लस में 17 और 5 22, तो 22 प्लस में आपके पास में आ जाएगा n, और बराबर में ये क्या आ जाएगा, 2n माइनस में 2 हो जाएगा भाई। अब देखो भी ये 2n माइनस में 2 हो जाएगा, तो अब ये जो n है ये n इधर चला जाएगा बराबर से, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे n, और ये माइनस का 2 है तो ये बराबर से दूसरी साइड में आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर में कितना आ जाएगा भाई, 24। n बराबर कितना आ जाएगा, 24। तो n का ही मान आपको निकालना था, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है भी 6 दोस्तों में से प्रत्येक की लंबाई है वो अलग अलग है। अनंत की लंबाई गगन से अधिक है। अनंत की लंबाई है, ए से अनंत है, उसकी लंबाई है वो गगन से अधिक है, तो ये गगन से अधिक हो गई। मनोज की लंबाई जनक से कम है। मनोज की जो लंबाई है वो जनक से कम है, तो जनक ऊपर आ जाएगा और मनोज नीचे आ जाएगा भाई। पारथ की लंबाई जनक से अधिक है, तो पी से पारथ जनक से ऊपर आ जाएगा, लेकिन गगन से कम है, तो गगन इसके ऊपर आएगा, और फिर है गगन से ऊपर कौन आ रहा है, अनंत ऊपर आ जाएगा भाई। यदि अनुराग की लंबाई सबसे कम है, अनुराग की लंबाई है वो क्या है, सबसे कम है, तो अनुराग नीचे आ जाएगा। तो उसमें से किसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो यहाँ पे आपका अनंत है, उसकी लंबाई सबसे अधिक है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 स्नातक विद्यार्थी अनुदीप, यमुना और चिमी, दिविजा, ईसा और गुन्ना में से प्रत्येक की ऑनलाइन पीजी प्रवेश परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है, किंतु उसका क्रम यही होना अनिवार्य नहीं है। उसमें से किसी की भी परीक्षा है वो चिमी के पहले और यमुना के बाद में नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यमुना का लास्ट में पेपर होता है, और चिमी का यहाँ पे सबसे पहले होता है भी, यानी चिमी से पहले और यमुना के बाद में किसी की परीक्षा नहीं है। गुन्ना की परीक्षा है वो अनुदीप के ठीक बाद में है, तो ए से अनुदीप और अनुदीप के ठीक बाद में किसकी परीक्षा है, तो जी से गुन्ना वो हो जाएगा भी। गुन्ना की परीक्षा है वो अनुदीप के ठीक बाद में है, और दिविजा के ठीक पहले है, तो दिविजा के ठीक पहले, तो दिविजा यहाँ पे आ जाएगी। अब इसने बोला भी ईसा की परीक्षा है वो मंगलवार को है, ईसा की परीक्षा मंगलवार को है, तो यहाँ पे ईसा आ जाएगी भी। ईसा की परीक्षा है वो कब है, ट्यूसडे को है, और यहाँ पे इसकी परीक्षा है वो मंडे को है। उसके बाद में और अनुदीप के ठीक पहले है, और जो ईसा है इसकी परीक्षा मंगलवार को है, और क्या है, अनुदीप से ठीक पहले है, तो अनुदीप यहाँ पे आ जाएगा, और अनुदीप की परीक्षा है वो कब है, वेडनेसडे को है। अब देखो भी अनुदीप यहाँ पे आ जाएगा आपका गगन, और उसके बाद में आ जाएगा आपका दिविजा, और उसके बाद में यमुना आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा थर्सडे को, और ये आ जाएगा आपका फ्राइडे को, और ये आ जाएगा आपका सैटरडे को। अब देखो भी इसने पूछा क्या है, तो निम्न में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को है, तो शुक्रवार को परीक्षा है वो दिविजा को हो जाएगी, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिए गए व्यंजक को सरल करना है आपको यहाँ पे। तो देखिएगा, पहले आप इसको सोल्व कर लो और उसके बाद में इसको सोल्व कर लो। पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो 11 को एक बार रहने दीजिएगा, एक बार ऐसे ही पड़ा रहने दे। 45 और 65, और 65 के ऊपर क्या है, बार है, और अपॉन में यहाँ पे देखो भी जितने अंकों के ऊपर बार है ना उतने तो नीचे 9 लगा दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उनका 0 लगा दो भी, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या इसमें से घटा दो। इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। अब देखो भी यहाँ पे 45 20 बचेगा, 45 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 9900। अब यहाँ पे देखो भी, अब ये जो 11 है ना, अब यहाँ पे लगा दो ये 11। अब ये सही फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लो इसको। फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये नीचे वाली तो ये गुना हो जाएगी और ऊपर वाली ऐड हो जाएगी। अब 9900 के अंदर है, 9900 के अंदर आप गुणा करोगे, 9900 के अंदर गुणा कर दो आप 11 का गुणा करोगे और फिर प्लस कर दोगे, फिर प्लस कर दो भी। अब गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, ये गुणा करोगे तो 1,08,900 आएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसमें प्लस कर दो, प्लस करोगे 45 20, तो ये आपके पास में आ जाएगा 11 34 और 20, 11 34 और 20 आएगा भी, ठीक है। अब इसके अंदर है वो 9900 का भाग लगा दो। एक बार इसको यहीं पे रहने दीजिएगा। अब इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व करोगे तो 2 को एक बार रहने दीजिएगा। अब देखो भी 67 है तो नीचे क्या लगा दो 99। अब इसको आपस में गुणा करवा दो। अब आपस में गुणा करवाओगे 2 का 99 के साथ में तो 198 होगा, और फिर क्या करना है, प्लस करना है आपको 67 प्लस करना है तो 265। ये कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा 265 अपॉन में 99। अब देखो भी, अब इसको यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख दो 11 34 और 20, 11 34 20 अपॉन में क्या है, ये है 9900। अब ये भाग का निशान है, भाग का निशान हटाएंगे तो ये गुणा का निशान लगेगा, तो ये क्या है, संख्या पलट जाएगी, 99 ऊपर चला जाएगा आपका, और 265 है वो क्या है, नीचे चला आएगा। अब 99 से ये 99 काट दो तो यहाँ पे बच गया 100। अब 265 से 265 का 1,13,420 के अंदर भाग लगाओ तो 1,13,420 के अंदर है वो आपको भाग लगाना है 265 का, तो ये आ जाएगा 428। कितना आएगा भाई, 428 आएगा। 428 बार कट जाएगा ये, और अपॉन में नीचे क्या है 100 है। अब इसको काट दो भी 4 से काटोगे 4 एकम 4 और 0 4 7 28, और अपॉन में 25 चौके 100 होते हैं भी। अब इसको 25 चौके 100 बच गया 4, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 4 से ही 7/5, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है, तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई जूल के बराबर होती है, ये आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो व्यावसायिक इकाई क्या होती है, भी एक यूनिट होती है, एक यूनिट होती है। एक यूनिट कितने के बराबर होती है, तो इसे अपन बोल सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बोल सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होती है, एक यूनिट होती है। अब देखो भी 1 किलोवाट घंटा को किस प्रकार से चेंज करते हैं। 1 किलोवाट घंटा में क्या आते हैं भी, 1 किलोवाट घंटा के अंदर 1000 वाट होते हैं भी, ठीक है। और इंटू घंटा के अंदर सेकंड कितने होते हैं, 3600 होते हैं, तो 3600 लगा दो। अब ये लो, ये आपका जूल के अंदर आ गया भी, ये आपका जूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 1 2 3 4 और 5, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल लिख सकता हूँ। देखो भी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन के अंदर नहीं है। ऑप्शन के अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर है वो 5 नहीं हो सकता अभी। अब देखो भी यहाँ पे, अब इसमें मैंने आपको बताया था भी अगर यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हो 3.6 कर रहे हो तो इधर क्या लगाओगे, 10 की पावर है वो 6 कर दो, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, और ये 0 है वो ऊपर वाली एक 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तभी अपन लिख सकते हैं ये भी आपका आंसर है वो सही है, लेकिन ये आपके पास में ऑप्शन में नहीं है। तो आप क्या करो, 3.6 इंटू 10 की पावर है वो 6 जूल कर दो।
तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है भी एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण इस प्रकार है कि पहला कोण दूसरे कोण का 2/3 है। पहला कोण है वो दूसरे कोण का 2/3 है, तो दूसरा कोण में x मान लेता हूं भी, तो यहाँ पे 2/3 है, तो पहला कोण कितना हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको योग करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है भी 2 आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे बराबर रख दो 180 डिग्री। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 3, बच गया 2x प्लस में 3x, 2x प्लस में 3x और बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये 3 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये गुणा में 3 कर दो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर में कितना आ जाएगा 18 3 54, तो 540। अब x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर है वो 5 का भाग दे दो, तो 5 से कम 5 और बच गया, उतार लिया 4 0 और 5 8 40, तो 108 डिग्री आ गया। x का मान है वो 108 डिग्री आ गया। तो दूसरा जो आपका छोटे कोण का माप बताना है, तो छोटा कोण ये हो जाएगा भी, तो यहाँ पे 180 में से 108 निकाल दो तो कितना बचेगा 72 डिग्री बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें बोला गया भी एक पंक्ति में राहुल आगे से 21वें स्थान पर है और अंकित पीछे से 10वें स्थान पर है और उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में अंकित राहुल के पीछे कहीं खड़ा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। भी राहुल है वो आगे से यहाँ पे क्या है 21वां स्थान है राहुल का, और अंकित है वो पीछे से कौन से स्थान पे आ रहा है, तो ये पीछे से आपका 10वें स्थान पे आ रहा है, तो ये लो 10वें स्थान पे और ये अंकित है भी। अब इसने यही बोला है भी यदि पंक्ति में अंकित राहुल के पीछे है, राहुल के पीछे, तो इसका मतलब क्या है ये ओवरलैपिंग तो नहीं कर रहे, इसका ये मतलब यही हुआ भी राहुल है वो अंकित के पीछे राहुल है जो अंकित है वो राहुल के पीछे है, तो इसका मतलब ये हुआ भी ये क्या है एक दूसरे को क्रॉसिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे दोनों का स्थान जोड़ दो भी 21 और यहाँ पे 4, 21 और 4 कितने हो गए 25 और 25 और 10 कितने हो जाएंगे 35। तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति कितने आ जाएंगे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 35 आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो भी 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक अधात्विक तत्व है, केवल एक अधात्विक तत्व है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर ग्रुप के अंदर। 14 नंबर ग्रुप को क्या बोलते हैं कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन फैमिली के अंदर है वो ओनली फॉर कार्बन है वो आपका क्या है अधात्विक है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस समूह में केवल एक अधात्विक है, तो यहाँ पे 14 नंबर ग्रुप के अंदर है वो केवल और केवल एक ही क्या है अधात्विक तत्व है, वो कौन सा है कार्बन हो जाएगा भी। कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी सुने पार्वती, तो कार्बन है। कहे शिवजी सिलिकॉन है, ठीक है, तो ये इसमें आते हैं भी 14 नंबर ग्रुप के अंदर आते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, अब इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी मासिक धर्म के दौरान, मासिक चक्कर होता है उसमें मासिक धर्म के दौरान क्या होता है, मासिक धर्म के दौरान है वो क्या होता है, तो गर्भाशय की परत निकल जाती है भी, गर्भाशय की परत निकल जाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब गर्भाशय में 3 परत पाई जाती है भी, गर्भाशय के अंदर है वो कितनी परत पाई जाती है 3 परत पाई जाती है। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम, ये तीन परत होती है, पेरी मायो और एंड्रियम, सॉरी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अब जो बच्चा जुड़ा होता है वो एंडोमेट्रियम से जुड़ा होता है, बच्चा जब जुड़ता है तो वो कौन सी परत से जुड़ता है, तो वो गर्भाशय के अंदर है वो एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। अब यहाँ पे मासिक चक्र के दौरान क्या होता है, मासिक चक्र के दौरान है वो 1 से लेकर के 5 दिन तक यहाँ पे ब्लीडिंग चलती है। उस ब्लीडिंग के दौरान है वो आपके जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो परत है वो यहाँ पे टूटकर बाहर निकल आती है। तो उसके बाद में जो पीला शेष भाग जो बचता है पीले रंग का बचता है उसे अपन कार्पस एंडोकार्पस बोलते हैं एक प्रकार से, या फिर उसको कार्पस लुटियम बोल देते हैं, ठीक है। तो शेष जो पीला भाग बचेगा उसको कार्पस लुटियम बोलेंगे। 3 होती है, पेरी, मायो और एंडो, और जो बच्चा जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो वो एंडो से जुड़ा होता है। और ब्लीडिंग के दौरान है वो एंडोमेट्रियम है वो टूटकर बाहर आती है।
और उसके बाद में जो शेष पीला भाग बचता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम बोलते हैं। चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। गर्भाशय की परत निकल जाती है, भी गर्भाशय की परत है वो ब्रीडिंग के साथ में बाहर आती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में लगभग 13 और लगभग 14 से 15 दिन के बाद में है वो वापस से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वापस से क्या है, वही ये आपकी एंडोमेट्रियम है, और जो एंडोमेट्रियम का बनना, मायोमेट्रियम का बनना, पेरीमेट्रियम का बनना, ये है वो वापस शुरू हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एडस के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें 3 नंबर है, इस विषाणु का संक्रमण HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। भी हाथ मिलाने से एड्स कभी नहीं होता, ठीक है। सिरिंज द्वारा दवा लेने हेतु उपयोग की जाने वाली सिरिंज को साझा करने से एक संक्रमित व्यक्ति से एक सामान्य व्यक्ति में विषाणु का संक्रमण हो सकता है, बिल्कुल राइट है। और इस विषाणु का संक्रमण HIV संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क के माध्यम से भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। और इस विषाणु का संक्रमण है वो स्तनपान के जरिए संक्रमित मां के शिशु में भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक लवण को पानी में घोला जाता है, एक लवण है उसको पानी में घोला जाता है, और इस लवण के विलयन का पीएच इस लवण के विलयन का पीएच एक सार्वत्रिक सूचक पत्थर है से मापा जाता है। यदि विलयन का पीएच है वो 7 से अधिक है तो लवण के होने की सर्वाधिक संभावना क्या हो सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको पीएच मान ज्ञात करना बताऊंगा। जैसा कि आपके यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप डायरेक्ट है वो कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो भी NH4 अमोनियम होता है भी, और NH3 होता है वो अमोनिया होता है। NH3 अमोनिया होता है और NH4 होता है वो अमोनियम होता है, ठीक है। तो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर है वो अमोनियम का कितना अणु है, तो आप बोलोगे सर एक ही अणु है, यानी जो जैसे कि CH4 है, ये मेथेन है CH4, तो इसमें CH4 का कितना अणु है, तो CH4 तो एक ही है, यानी मेथेन तो एक ही है। इसी प्रकार से यहाँ पे NH4 है वो एक ही है, यानी अमोनियम का एक ही अणु है। अमोनियम का एक ही अणु है तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे, OH नेगेटिव लगाएंगे, वो भी एक लगाएंगे। तो OH नेगेटिव एक लगा रहे हैं तो यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में अपन क्या लगाएंगे, H लगाएंगे, इसके स्टार्टिंग में H पॉजिटिव लगाएंगे, वो भी एक लगाएंगे। तो यहाँ पे ये अपने पास में क्या बन जाता है, तो ये बनेगा NH4OH, और ये क्या बन जाता है, तो ये बनेगा आपका HCl, ये क्या बनेगा HCl। अब देखो भी NH4OH ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, ये क्या है, एक दुर्बल क्षार है, भी दुर्बल क्षार है, अम्ल नहीं है, दुर्बल क्षार है। और ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ये एक प्रबल अम्ल है। अब मैंने आपको बताया था जब दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल मिलते हैं तो जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो अम्लीय बनेगा। वो कैसा बनेगा, अम्लीय विलयन यहाँ पे बनेगा। चीजें समझ पाए। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो भी Na2SO4 है, Na2SO4 है। अब इसके अंदर यहाँ पे सोडियम के कितने हैं, सोडियम के कितने अणु हैं, सोडियम के एक प्रकार से 2 सोडियम है भी यहाँ पे, तो 2 सोडियम है तो अपन क्या करेंगे, 2 ही यहाँ पे क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। OH 2 लगा रहे हैं तो इसका मतलब OH यहाँ पे 2 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन है, ये भी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे भी। अब देखो भी ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा NaOH, और ये क्या बन जाएगा H2SO4। तो यहाँ पे NaOH वो क्या है, एक प्रबल क्षार है, और ये क्या है H2SO4, ये एक प्रबल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है भी। तो ये प्रबल क्षार और ये प्रबल अम्ल तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, उदासीन बन जाएंगे। तो ये जो विलयन है ये उदासीन विलयन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी KCl है, अब KCl को भी देखते हैं, KCl अब इसके अंदर है वो आपका K है, वो पोटेशियम है वो एक है, पोटेशियम एक है, तो अपन यहाँ पे OH अभी एक जोड़ेंगे, OH एक जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब अपन H पॉजिटिव आयन भी क्या जोड़ेंगे, एक ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो भी ये क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा, KOH, और ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक प्रकार से प्रबल क्षार है, और HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी क्या है, एक प्रबल अम्ल है। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ये भी क्या बनता है, उदासीन बनता है। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगला K2 और CO3। अब इसमें देखो भी,
अब इसमें यहाँ पे आपके पास में पोटेशियम के कितने हैं, पोटेशियम 2 है भी, पोटेशियम 2 है तो OH भी अपन क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, OH 2 जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है वो भी क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो ये आपके पास में बन जाएगा KOH, KOH, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, प्लस में ये बन जाएगा H2CO3, H2CO3। तो H2CO3 होता है वो कार्बनिक अम्ल होता है, और कार्बनिक अम्ल होता है ये क्या, ये कैसा अम्ल होता है, तो ये आपका दुर्बल अम्ल होता है भी, कार्बनिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल होता है, और KOH ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका प्रबल होता है। तो यहाँ पे जो विलियन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये विलियन है वो क्षारीय बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्षारीय क्षार है वो क्या है, एक प्रकार से प्रबल है भी, यानी प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, क्षारीय विलियन बनाएंगे। तो यहाँ पे इसने पूछा भी यदि विलियन का पीएच 7 से अधिक है, 7 से अधिक किसका होता है, जो क्षार में होता है, तो यहाँ पे इसका आया था अम्लीय, इसका आया था उदासीन, और ये आया था उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है, 7 के ऊपर, 7 के ऊपर क्या 7 होना चाहिए, वो उदासीन होता है, 7 से ऊपर होगा वो आपका क्षारीय होगा। तो यहाँ पे इसका इस विलियन का मान क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है भी, जहां पे 2 OH लगा रहे हैं तो आपको H पॉजिटिव भी 2 लगाने पड़ेंगे, OH नेगेटिव है वो आप 1 लगा रहे हैं तो आपको H पॉजिटिव है वो भी आपको 1 लगाना है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। अब 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला गया है भी 2001 से 2006 की अवधि के लिए आयात और औसत में, आयात का औसत क्या है, आयात का औसत क्या है, तो इसका आपको क्या है औसत निकालना है। पहले तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा अभी, पहले आप इसको जोड़िएगा आयात को, इंपोर्ट को जोड़ करके, और उसके बाद में 6 का भाग लगा दो, यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो उसी प्रकार से इसको करना पड़ेगा भी। तो मैं इस सभी को क्या कर लेता हूं, जोड़ लेता हूं। तो इसके अंदर है वो ये 139 है भी, ठीक है, और ये 120 है, उसके बाद में ये आपका 100 है, और ये आपका 128 है, और ये 107 है, और ये 148 है, ठीक है। आपको शायद धुंधला दिखाई दे रहा होगा। अब टोटल योग है इसका 742 आया है, 742 के अंदर है वो आपको भाग देना है किसका, 6 का, यानी टोटल राशियां कितनी 6 है। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, भाग दोगे भाग 6, तो यहाँ पे 123.66 आएगा भी, 123.66 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं भी कौन से ऑप्शन के अंदर है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लाला लाजपत राय 1921 से जुड़े हुए थे, तो वो सर्वेस्ट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे भी 1921 से। लाला लाजपत राय है वो 1921 से सर्वेस्ट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन में 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई का रेशियो है वो 5:6 दे रखा है, और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो आपको ज्ञात करना है। तो याद रखना, क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं की लंबाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दोबारा से सुनना, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के, यानी उनकी संगत भुजाओं की लंबाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्ग कर दो भी इनका, लंबाई के, उनकी संगत भुजाओं की लंबाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे 25:36 आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। 17 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा परपोषी जीव है। परपोषी का मतलब क्या होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर हो, जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो। तो बाघ क्या होता है, बाघ अपना भोजन खुद थोड़ी ना बनाता है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। घास है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, नीम का पेड़ है ये, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, सेवाल है इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। तो ये भोजन है वो अपना खुद बनाते हैं। बाघ है वो अपना भोजन है वो खुद नहीं बनाता भी, ठीक है, वो शिकार करता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद किस लोकसभा का गठन किया गया था, तो वो 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। और अभी जो फिलहाल जो चल रही है वो कौन सी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो वो 18वीं लोकसभा का चल रहा है भी। तो यहाँ पे अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 18वीं का है, और 2019 में 17वीं लोकसभा का हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है
19 नंबर क्वेश्चन। अब 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कोणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है भी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है वो प्रकाश का कुछ भाग है वो अवशोषित हो जाता है और वो क्या है सभी दिशाओं में क्या हो जाता है उत्सर्जित हो जाता है। तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें क्या है आकाश है वो नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी 7 टॉय कार और 5 टॉय बाइक की कुल मिलाकर कीमत है वो 600 रुपए है। तो 7 तो कार लिख दूं मैं, प्लस में 5 है वो बाइक और बराबर में इसका रुपए कितना है 600 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला भी 5 टॉय कार, तो 5 कार और प्लस में 3 बाइक, इनकी कुल कीमत है वो कितनी है 400 है। अब इनमें से या तो कार समान कर लो या फिर बाइक समान कर लो। तो मैं यहाँ पे कार समान कर लेता हूँ। कार समान करूंगा तो मेरे को इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 7 से गुणा करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा 5 से गुणा करूंगा। तो ये तो हो जाएगा 35 कार प्लस में 25 बाइक और बराबर में 5 का 30, तो 3000 रुपये लगेंगे इसके। और इसको 7 से गुणा करूंगा तो 7 5 35 कार हो जाएगी और प्लस में 7 21 बाइक हो जाएगी और बराबर में 700 के 28, तो 2800 रुपये लगेंगे। तो अब इसमें से माइनस कर दो, ये माइनस और ये माइनस यानी घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास में 4 बाइक और 4 बाइक की राशि है वो कितनी आ जाएगी 200 रुपये आ जाएगी। तो एक बाइक की राशि कितनी आ जाएगी तो ये 50 रुपये आ जाएगी। अब एक बाइक की राशि है वो 50 रुपये आ गई। तो प्रत्येक टॉय कार की पूछी है तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 के अंदर है वो आप क्या रख दो बाइक का मूल्य रख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 कार प्लस में ये 50 है तो 5 5 25, तो ये आ जाएगा 250 और बराबर में कितना आ जाएगा अभी 600 आ जाएगा। अब ये 250 यहाँ पे प्लस का है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 7 कार बराबर 250 इससे निकालोगे तो ये 0 और 10 में से 5 जाएगा तो 5 और यहाँ पे बचेगा आपके पास में 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो ये कार बराबर कितना आ जाएगा 7 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 50। तो एक कार का मूल्य है वो भी कितना आएगा 50 आएगा और एक बाइक का मूल्य भी कितना आ रहा था 50 आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 21 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है बताना है स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है। तो टी से जी बड़ा है क्या, टी ये रहा और उससे ये जी बड़ा है क्या ये बताना। टी और डी दोनों बराबर हैं और डी से क्यू बड़ा है और क्यू जेड से क्यू बड़ा है, तो यहाँ पे अपन नहीं बता सकते भी, ठीक है। अब देखो भी डी से जेड बड़ा है क्या, डी ये रहा और डी से क्यू बड़ा है और क्यू है वो जेड से बड़ा है, तो ये भी अपन नहीं बता सकते, ये भी अपन है वो नहीं बता सकते। तो न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड सही है। तो यहाँ पे आपका कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको क्या बताना है, क्या आएगा। सीरीज का क्वेश्चन है 5 और 4 3 2 और अब आएगा 1 का गैप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 23। कितना आ जाएगा भाई 23 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। पहले 5 घटाया फिर 4 घटाया फिर 3 पहले 5 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 1 जोड़ा, तो यहाँ पे 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 24 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको दे रखा है भी सभी शेष से बेग है, सारे के सारे जो शेष से है वो किस में आ जाएंगे आपके बेग के अंदर आ जाएंगे। और कुछ बेग है वो क्या है घड़ियां हैं, कुछ जो बेग है वो क्या है वॉच के अंदर आ जाएगी। और कोई भी घड़ी है वो टोस्टर नहीं है, तो टोस्टर है वो अलग हो जाएगा, टोस्टर वाला है वो आपके वॉच के अंदर नहीं जा सकता। अब बताओ भी कुछ टोस्टर घड़ी है क्या, नहीं हो सकती, यानी टोस्टर वाला तो वॉच के अंदर जा ही नहीं सकता। और कोई शेष टोस्टर नहीं है, कोई भी शेषा है वो टोस्टर नहीं है, हो सकता है भी, ये भी गलत है। और कुछ बेग शेष है, कुछ जो बेग है वो शेष है, ये बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे निष्कर्ष है वो आपका तीसरा सही है, तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 25 नंबर क्वेश्चन है। इस्लाम में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है, तो वो आपका 7वीं शताब्दी से, अभी ये कौन सी शताब्दी से है 7वीं शताब्दी से है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन। अब 26 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें स्थान पर है और अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर है और उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में अंशुल महिमा के पीछे कहीं खड़ा है, पंक्ति में अंशुल है वो महिमा के पीछे खड़ा है, इस प्रकार से महिमा है वो आगे से अभी, और उसके बाद में जो आपका अंशुल है वो महिमा के पीछे खड़ा है और अंशुल का पीछे से स्थान दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ने आपस में क्रॉसिंग नहीं की और यहाँ पे डायरेक्ट है वो स्थान को जोड़ दो, 28, 22 और 5 आपस में जोड़ दो तो 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 4 और 1 6, 4 और 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, इसने लिखा है 3 को 25 लिखा है और 8 को 100 लिखा है। तो यहाँ पे 12 को क्या लिखेगा ये आपको बताना है। तो देखो भी 3 में मैंने 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा तो यहाँ पे 3 और 2 5 और फिर कर दिया उसका स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर 25। 8 में मैंने 2 जोड़ दिया तो 8 में 2 जोड़ा 10 हो गया, 10 की स्क्वायर की 100 और 12 में 2 जोड़ा तो 12 में 2 जोड़ते ही ये 14 बन गया और 14 की स्क्वायर है वो 196 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, 2 जोड़ के स्क्वायर कर रहा है भी। आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका अक्षेप क्या आए, जिसका अक्षेप 1 हो, जिसका अक्षेप है वो 1 आए वो क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे देखो भी 133 और 171 के अंदर है वो 19 का भाग जा रहा है भी, और 51 और 119 के अंदर है वो 17 का भाग जा रहा है, और 65 और 91 के अंदर है वो 13 का भाग जा रहा है, और 59 और 97 के अंदर है वो किसी का भी भाग नहीं जा रहा, ओनली फॉर 1 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 और 97 है वो एक क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी संतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो संतृप्त कार्बन यौगिक कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में है वो सिंगल बंध पाए जाते हैं, और संतृप्त कार्बन यौगिक के अंदर है वो एल्केन आता है भी। एल्केन श्रेणी है वो किसके अंतर्गत आती है, तो ये संतृप्त कार्बन यौगिक के अंतर्गत आती है। और एक होती है एल्किन और एक होता है एल्काइन। तो एल्किन और एल्काइन ये जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये असंतृप्त के अंतर्गत आते हैं, ये असंतृप्त के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होता है भी। संतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में कौन सा सत्य है, तो इसमें केवल और केवल कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, और संतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण है वो एल्केन श्रेणी हो जाएगी, और असंतृप्त के अंतर्गत है वो द्वि और त्रिबंध पाए जाते हैं, और जो कि एल्केन और एल्काइन श्रेणी आ जाती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी शिक्षा मानव समाज की मेरुदंड है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी शिक्षा है वो मानव समाज की मेरुदंड है। तो यहाँ पे तर्क आपको क्या दे रखा है, तो विद्यालय सामाजिक मान्यताओं और नियमों के अधिगम के केंद्र है, बिल्कुल सही बात है अभी। विद्यालय है वो सामाजिक मान्यताओं और नियमों के अधिगम के केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। और वर्तमान में शिक्षा की अवहेलना करने वाला कोई भी समाज विकसनशील और विकसित नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल राइट है। तो शिक्षा के बगैर तो कुछ है ही नहीं भी, ठीक है, सब कुछ है वो शिक्षा की देन है, और शिक्षा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 31 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य का दुगुना है। तो पेंसिल का मूल्य वो मैं x मान लेता हूँ भी, तो पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यदि पेंसिल का मूल्य, यदि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये है, यदि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये है तो पेन का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब इसने पूछा तो 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक पेन का मूल्य 2 रुपये है तो 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका योग पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि बोर्ड शब्द के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर आएगा ए के बाद में आएगा बी, और उसके बाद में आ जाएगा डी, और उसके बाद में आएगा ओ, और फिर आएगा आर। तो कितने अक्षरों की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहती है, तो यहाँ पे बी, ओ, ए, आर और डी,
तो सभी की चेंज हो जाती है भी, सभी की जो कंडीशन है सीट है वो चेंज हो जाती है, तो कोई भी नहीं, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 34 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें देखो भी ये फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं। जैसे ये फॉर्मूला होता है दो माध्य प्लस में बहुलक है, 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्य का होता है, ये फॉर्मूला होता है, रट लेना। एक क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में क्या, या तो इस प्रकार से पूछ लेगा कौन सा सही है, या फिर इसका फॉर्मूला पूछ लेगा भी आपको बहुलक ज्ञात करना है, माध्य दे देगा, माध्यिका दे देगा। तो x बार से माध्य को डिनोट करते हैं, z से बहुलक को डिनोट करते हैं, और यहाँ पे माध्यिका को m से डिनोट किया जाता है। तो 2x बार प्लस में क्या होता है z बराबर क्या होता है 3 माध्यिका होती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, पहला उठा लेते हैं ये वाला, ये उठाएंगे तो यहाँ पे बहुलक को मैं z से डिनोट करूंगा, और यहाँ पे माइनस में m और बराबर में 2, और यहाँ पे इसने दे रखा है m माइनस में x बार दे रखा है। अब इस 2 का अंदर गुणा करवा दो, अंदर गुणा करवाओगे तो ये 2m माइनस में 2x हो जाएगा भी, और बराबर यहाँ पे क्या है z माइनस में m हो जाएगा। अब ये 2x है, यहाँ पे क्या है माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में z, और ये जो m है ये यहाँ पे क्या है माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2m पहले से है, एक m और आ गया तो 3m आ गया, तो ये बन गया ना फॉर्मूला डायरेक्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 81 दे रखा है, और भाग को क्या लिखेगा भी, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस, और यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है तो गुणा 14, और भाग का अर्थ क्या है -7, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है वो +7, नहीं, गुणा का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो इसमें 81 - 3 गुणा 14, और यहाँ पे -7, और उसके बाद में गुणा का अर्थ क्या है भी, गुणा का अर्थ प्लस हो जाएगा भी, गुणा का अर्थ क्या है प्लस है, तो +6 आ जाएगा, इसमें +6 आ जाएगा। और उसके बाद में प्लस को क्या लिख रहा है, ये प्लस को लिख रहा है भाग 6, और माइनस को क्या लिखेगा, तो माइनस को ये लिखेगा, माइनस को लिखेगा गुणा 5, बराबर क्या आएगा ये आपको बताना। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा भी, एक ही बचेगा यहाँ पे तो। और इसके बाद में 14 थे 42 होते हैं भी, और 42 है वो 81 के अंदर से निकालो, 42 81 के अंदर से निकालोगे, 11 में से 2 जाएगा तो 9, तो यहाँ पे आपके पास बच गया 3 और 7 और 3 39 हो गया भी। अब 39 और माइनस में 7, और यहाँ पे क्या है भी, यहाँ पे प्लस का 5 है। अब देखो भी, अब माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 39 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 37। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। अब आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी कुछ पायल, सभी पायल है वो क्या है, प्रिंटर है, सारी की सारी जो पायल है वो PRI प्रिंटर है, और कुछ प्रिंटर है वो क्या है, पक्षी है, तो कुछ प्रिंटर है वो क्या हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे। और उसके बाद में इसने बोला है भी कुछ पक्षी है वो चेरी है, कुछ जो पक्षी है वो क्या है, चेरी है, तो ये लो चेरी आ गया। अब इसने क्या बोला भी कुछ पक्षी प्रिंटर है क्या, कुछ जो पक्षी है वो प्रिंटर है क्या, जी हाँ बिल्कुल सही है, अभी प्रिंटर है, प्रिंटर वाले को काट रहा है अभी। और सभी प्रिंटर है वो पायल हो सकते हैं क्या, नहीं, सारी की सारी पायल प्रिंटर हो सकती है, लेकिन सभी प्रिंटर पायल नहीं हो सकती, ये कैंसिल है। कुछ चेरी पक्षी है क्या, तो चेरी वाला जो डायग्राम है वो पक्षी वाले को काट रहा है, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है, निष्कर्ष पहला और तीसरा है वो पालन कर रहा है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन है। अब 36 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है भी दो स्टेशनों दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी है वो 450 किलोमीटर है। दिल्ली से ट्रेन 4 PM 60 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से अमृतसर के लिए रवाना होती है, और अमृतसर के लिए एक अन्य ट्रेन है वो 3:20 PM पर 80 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से दिल्ली के लिए रवाना होती है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर वो ट्रेनें हैं, वो दोनों ट्रेनें हैं वो मिलेगी, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पहले तो टाइम बराबर करना पड़ेगा। अभी आप कल मैंने जो आपको पेपर करवाया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको पहले टाइम बराबर करना पड़ेगा। अब टाइम बराबर करोगे तो यहाँ पे इसका टाइम बराबर कर लो अभी, यानी ये 3:20 पे चल रही है, ये 3:20 के ऊपर चल रही है, तो इस ट्रेन को भी आप क्या चला दो, 3:20 के ऊपर चला दो। 3:20 पे आपको चलाने के लिए इसको क्या है 40
मिनट पहले चलना पड़ेगा, 40 मिनट है वो पहले लेके चलना पड़ेगा। तो 40 मिनट पहले लेके चलूंगा तो यहाँ पे ये 60 मिनट के अंदर है वो 60 किलोमीटर चलता है। तो कहने का मतलब 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पे 40 मिनट पहले लेके चल रहा हूँ, तो 40 मिनट में ये क्या चलेगा, 40 किलोमीटर चल जाएगा। तो 40 किलोमीटर है वो आपको टोटल दूरी के अंदर जोड़ देना है। तो यहाँ पे 490 हो जाएगी, टोटल दूरी है वो आपके पास में कितनी हो जाएगी, 490 हो जाएगी। अब ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो 3:20 के ऊपर चली है अभी, 3:20 के ऊपर ही आपकी ये पहली ट्रेन चली है और 3:20 के ऊपर ही दूसरी ट्रेन चली है। अब इसकी सापेक्ष दूरी निकाल लो, सापेक्ष चाल निकालोगे तो कितने आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। अब 49 490 के अंदर है वो आप 140 का भाग दे दो भी, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 49/14। और 49/14 को मैं और भी काट सकता हूँ, 7 से काट दो, 7 7 49 होते हैं और 7 2 14 होता है, तो 7/2 हो गया। अब 7/2 घंटे, अब 7/2 घंटे इसको लगेंगे। अब इसने पूछा क्या है, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी, दिल्ली से कितनी दूरी के ऊपर दोनों ट्रेनें मिलेगी। तो यहाँ पे ये अमृतसर से एक अन्य ट्रेन है वो दिल्ली के लिए रवाना होती है, और ये दिल्ली से एक अन्य ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। तो यहाँ पे आपको दिल्ली से जो रवाना हो रही है वो देख लो भी कितने मिनट के अंदर है वो, यानी 7 सही या फिर 7/2 घंटे आ गए, ये 7/2 घंटे आ गए। 7/2 घंटे के अंदर है ये आपकी दिल्ली वाली ट्रेन है वो कितनी दूरी तय कर देगी। तो यहाँ पे 60 से गुणा कर दो भी, 7/2 × 60, तो ये आ जाएगा 7 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 20 30 2 60, तो यहाँ पे 7 या 21, तो ये कितना आ जाएगा, 210 किलोमीटर दूरी तय की है इसने, 210 किलोमीटर की दूरी तय की है। लेकिन ये चला कब है, तो ये 1 घंटे बाद में चला है, 1 घंटे बाद के अंदर चला है। तो अब इसमें एक बात आप याद रखना भी, आपको जब भी दिल्ली से या फिर जहां से भी आपको दूरी निकालने का बोले, तो आपको सबसे पहले उठाना है उस रेलगाड़ी को जिसकी जो रफ्तार है वो तेज है, जिसकी रफ्तार तेज है। तो यहाँ पे रफ्तार तेज किसकी, 80 किलोमीटर वाली की है। तो ये 7/2 घंटे के अंदर है वो कितनी चल जाएगी, तो ये चलेगी 2 एकम 2, और ये आपका हो जाएगा 40 और 7 चौके 28, तो 280 किलोमीटर चलेगी। 280 किलोमीटर चलेगी तो टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 450 किलोमीटर है। अब इसको 280 इसमें से आप माइनस कर दो, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, और 15 में से आ जाएगा 7 और 170, तो यहाँ पे दिल्ली से 170 किलोमीटर की दूरी से वो मिलेगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भी, आनंद ने एक कार है वो 8 लाख रुपए की खरीदी है और उसे 5% के लाभ पर धीरज को बेच दिए, और धीरज ने इसे 4% की हानि पर अनिल को बेच दिया, और अनिल ने कार को कितनी राशि का भुगतान किया है, ये आपको बताना है। तो 8 लाख रुपए में खरीदी थी और 5% के ऊपर बेच दिया, तो यहाँ पे 8 लाख का 5% निकाल लो, या फिर आप क्या करोगे, 8 लाख का 105% निकाल लो डायरेक्ट, 100 यानी 5% लाभ के ऊपर बेच रहा है तो 105 निकाल लो, इसका 105 निकालोगे तो यहाँ पे 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में 8 से गुणा करवाओगे तो ये 2 जीरो तो है ही पहले से, 3 जीरो तो पहले से ही है, और 8 5 40 और 4 और 8 एकम 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,40,000 रुपये में बेच दिया। अब धीरज ने इसे 4% की हानि पे बेचा है, अब धीरज ने 4% हानि पे बेचा है, तो इसका धीरज का ये क्या है, धीरज का ये कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे धीरज ने इसको 4% हानि पर अनिल को बेच दिया। अब 4% हानि तो यानी 96% आपको याद करना पड़ेगा, इसका 96% आप याद कर लो, तो नीचे 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। आप 84 का 96 के साथ में गुणा करवा दो भी, 84 का 96 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा 80 64 आ जाएगा, और डबल जीरो लगा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख और 6,400 रुपये के अंदर है वो उसने अनिल को बेचा है। अब अनिल ने कार के लिए कितनी राशि का भुगतान किया, तो ये आ जाएगा आपका 8,06,400, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार ने लैपटॉप की 35% का, एक दुकानदार ने एक दुकान में लैपटॉप की कीमत है वो 35% कम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई।
तो लैपटॉप की बिक्री से दुकान के कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो 35% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 अपॉन में क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा। तो यहाँ पे 5 से काट दो, 5 आता 35 और 2×5 100। तो यहाँ पे पहले 20 थी और 7 कम हो गई, तो कहने का मतलब ये कितना हो गया, 13 हो गया। इसी प्रकार से 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1/5 लिख सकता हूँ। अब पहले कितनी थी, 5 थी और 1 की वृद्धि होगी यानी 6 हो गया। तो यहाँ पे 2×5 100 और 13 × 78। तो कहने का मतलब क्या है, पहले 100 थी और अब कितनी हो गई, राजस्व आय है वो, कुल राजस्व आय है वो 78 हो गई। तो कितने प्रतिशत की, यानी 22 की कमी होगी, कितने के ऊपर, तो 100 के ऊपर। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 22% की क्या होगी, कमी होगी। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अभिप्रेरण के मनोविज्ञान में संतुलन सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित अभिवर्धी परिवर्तन का एक सिद्धांत है, तो वो हो जाएगा आपका फ्रिट्ज-हिड्डर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अभिप्रेरण के मनोविज्ञान में संतुलन सिद्धांत फ्रिट्ज-हिड्डर द्वारा प्रस्तावित अभिवर्धी परिवर्तन का एक सिद्धांत है, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ये फ्रिट्ज-हिड्डर ने ये अभिप्रेरण का सिद्धांत दिया था, भी आपका ये सिद्धांत है वो फ्रिट्ज-हिड्डर ने दिया था। नेक्स्ट देखो भी 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है, सपोज ए प्रोटॉन मूव टुवर्ड द ईस्ट बाय इंटरिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन विल बी। यानी कहने का मतलब ये है भी, मान लीजिए कि एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नीचे की दिशा में प्रवेश करके पूर्व की ओर बढ़ता है। तो जो आपका प्रोटॉन है वो किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व की ओर जा रहा है और नीचे की ओर प्रवेश किया है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की ओर है और आपको बताना है प्रोटॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज करना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यूज करना है और इसमें तर्जनी है वो तो आपको दर्शाएगी मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को। जो आपकी मध्यमा है एक दूसरे को रेसिप्रोकल करना है और जो आपकी मध्यमा है वो आपको दर्शाएगी प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या का मतलब होता है धारा की दिशा। प्रोटॉन की जो गति है, प्रोटॉन की जो दिशा है वो धारा की दिशा बताती है भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन जिस दिशा में जा रहा है, यहाँ पे इसने बोला है भी ईस्ट डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब पूर्व दिशा में जा रहा है। तो आपको जो मध्यमा है उसको पूर्व दिशा की ओर करना है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र नीचे की दिशा में प्रवेश करके, यानी जो आपका प्रोटॉन है वो नीचे की दिशा में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस ओर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। और जो आपके मध्यमा है वो पूर्व की ओर होगी और जो आपका अंगूठा है वो किस ओर होगा, वो आपका उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है भी इसको, यानी जो आपकी तर्जनी है वो नीचे की ओर यानी जमीन की ओर करना है, आपको नीचे की ओर पृथ्वी की ओर करना है। और जो आपका मध्यमा है, यानी यहाँ पे इसने बोला है भी जो आपका प्रोटॉन है वो नीचे की दिशा में प्रवेश करके पूर्व की ओर बढ़ता है। तो पूर्व की ओर बढ़ता है तो प्रोटॉन की दिशा तो पूर्व की ओर, यानी आपकी जो धारा की दिशा है वो पूर्व की ओर होगी। और नीचे की दिशा में प्रवेश करता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, यानी जमीन की ओर कर देना। और आपका जो अंगूठा है वो आपका होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स एक्शन ऑन द प्रोटॉन विल बी। तो जो आपका प्रोटॉन पर लगने वाले बल की दिशा है वो कहाँ पे हो जाएगी, टुवर्ड द नॉर्थ। तो आपके नॉर्थ की ओर हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की जो दिशा है वो आपका एक प्रकार से धारा की दिशा बताता है। नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। इसमें बोला गया है दो क्रमागत संख्याओं में से छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 1/5 के 5 से 3 अधिक है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, तो छोटी संख्या का 1/4, तो मैं वो संख्या मान लेता हूँ भी x है। वो संख्या क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अब दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी, एक तो x होगी और एक होगी x प्लस में 1, यानी दो क्रमागत संख्या ही होगी। अब छोटी संख्या का 1/4 यानी x/4 और बड़ी संख्या के 1/5 से 3 अधिक है। तो बड़ी संख्या क्या है, x प्लस में 1 है और इसके 1/5 यानी 5 से क्या है, माइनस का निशान लगाओ यहाँ पे।
माइनस का निशान लगाओगे और ये आ जाएगा बराबर क्या है 3 अधिक अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है इसका एलसीएम आ जाएगा 20, तो 4 5 20, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा और माइनस में ये कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा आपका 4 बाहर रहने दो भी आप, 4 माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस में 1 और बराबर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये 20 यहाँ पे क्या है भाग में है तो इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा आपका 60 बन जाएगा। 20 या 60 होता है, ये 60 बन गया। अब ये इसका आपस में गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 4x और माइनस का 4 बनेगा, यानी अंदर 4 से गुणा हो गया। अभी अब ये देखो भी ये तो आपके पास में बच गया x और ये 4 यहाँ पे क्या है माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 64 आ गया। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो x 64 है तो ये कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 43 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी कुल आय है वो 27 लाख है, कुल आय क्या है 27 लाख है, यदि कुल स्कूल खर्च कुल आय का 1/3 है, यदि कुल स्कूल खर्च है वो कुल आय का 1/3 है, तो यहाँ पे इसका 1/3 निकाल लो आप, 1/3 निकालोगे तो ये कितना आएगा 9 लाख आ जाएगा। अभी ये कितना आ जाएगा 9 लाख आ जाएगा 1/3 निकालोगे तो शिक्षण शुल्क और परिवहन शुल्क में खर्च की गई राशि आपको बताना है। तो शिक्षण शुल्क और परिवहन शुल्क में खर्च की गई राशि आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके अंदर है वो आपको दिया गया क्या है कुल स्कूल खर्च आपको इतना दिया गया है, कुल स्कूल खर्च वो इतना है। तो इसका मतलब क्या है, ये 100 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू दे रखी है, कुल आय इतनी है, 100 की वैल्यू दे रखी है, तो 100 बराबर ये काट दो भी तो कितना आएगा आपके पास में 9000 आ गया, एक का मान कितना आ गया 9000 आ गया। तो यहाँ पे आपको शिक्षण शुल्क कितना है, टीचिंग फीस कितनी है, तो टीचिंग फीस है वो यहाँ पे ये कितना दर्शा रहा है अभी 42 है या फिर 45 है या फिर 47 है जो भी है। और उसके बाद है परिवहन शुल्क का मतलब क्या हो गया ट्रांसपोर्ट फीस, और ट्रांसपोर्ट फीस है वो यहाँ पे ये दर्शा रहा है 30 है शायद। तो इनका आपस में ये जोड़ करके और इनका आपस में क्या करवा दो, इनके साथ में गुणा करवा दो भाई। अब मेरे को तो ये दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये 30 है और ये शायद 42 है या फिर 47 है, तो इनको आपस में जोड़ करके और 9000 के साथ में गुणा करवा दोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5,40,000 रुपए। आगे देखो भी नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक कार्य को पूरा करने के लिए देय राशि कितनी है 800 रुपये है, सी अकेले उसे 24 दिन में करता है, बी अकेले उसे 8 दिन में कर सकता है, ए की सहायता से उन्हें इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर दिया जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में ये 3 दिन में कार्य कर देते हैं, सी अकेला है वो उसे 24 दिन के अंदर वो कार्य करता है, बी अकेला है वो इसे कितने दिन में कार्य पूरा कर देता है 8 दिन के अंदर। तो इनका एलसीएम ले लो भी आप, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 24, 3 8 है 24, 24 से कम 24 और 8 है कम 8 या 24। तो यहाँ पे मेरे को ये बता सकते हो क्या ए है वो एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, तो तीनों मिलकर के 8 कार्य कर रहे हैं, बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो दोनों मिलकर के ये एक दिन के अंदर 4 कार्य कर रहे हैं। तो ए अकेला एक दिन के अंदर 4 कार्य है, बी अकेला है वो 3 कार्य है और सी अकेला है वो 1 कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में अनुपात कितना आ गया 8 आ गया, 8 बराबर कितना आ गया 800, तो 1 का मान कितना आ गया 100, 1 का मान 100 आ गया। अब इसने पूछा क्या है, तो इस कार्य को पूरा करने में अपने हिस्से के रूप में ए की राशि कितनी है, तो 1 का रेशियो कितना है 4 है, तो 400 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भाई नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 45 नंबर क्वेश्चन में शर्त आपको दे रखी है, शर्त ये है भी यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है, शब्द के पहले और अंतिम है वो दोनों स्वर है, तो इन दोनों अक्षरों में आपको क्या लगाना है एंड का निशान लगाना है, ठीक है। पहली शर्त अब लागू हो रही है, यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों व्यंजन है, नहीं है भी ये कैंसिल है। अब पहले लागू कर दो तो यहाँ पे इसमें भी एंड आएगा और यहाँ पे भी लास्ट में भी क्या लगाना है एंड लगाना है। और डी को क्या लिखेगा ये @ लिखेगा। अब देखो भी ऑप्शन के हिसाब से देखो, ऑप्शन ए के अंदर ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसके अंदर दोनों और क्या है एंड का निशान है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 46 नंबर क्वेश्चन। अब 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया 6 डॉक्टर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ओम प्रकाश तन्वी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ओम प्रकाश है वो तन्वी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे
तन्वी आ जाएगी, और तन्वी के बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है अभी? ओम प्रकाश बैठा है। ओम प्रकाश है, तन्वी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, जो मटंक के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो ये मटंक हो गया, और उसके दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? आपका ओम प्रकाश बैठा है। यदु सुनील के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो यदु है वो सुनील के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, जो ओम प्रकाश के बाईं और किसी भी स्थान पर बैठा है। जो किसके लिए आया है? तो जो यहाँ पे सुनील के लिए आया है। सुनील है वो यहाँ पे आ जाएगा भी, सुनील है वो दाईं और ठीक, यदु है वो सुनील के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, और उसके बाद में इसने बोला जो है वो ओम प्रकाश के बाईं और किसी स्थान पर बैठा है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? ओम प्रकाश के यहाँ पे ओम प्रकाश तो ये रहा, और ओम प्रकाश के बाईं ओर ओम प्रकाश, जो ओम प्रकाश के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, यदु और करुणा में से कोई भी किसी भी सिरे पर नहीं बैठा। तो यहाँ पे पहले तो इसको सेट करते हैं अभी। अब इसने जो मटक के, जो किसके लिए आया है? तो जो यहाँ पे तन्वी के लिए आया है अभी, जो यहाँ पे देखो भी तन्वी के लिए आया है। तन्वी पहली है ना, तन्वी पास में है, तो तन्वी के लिए आया है। जो मटक के दाईं ओर है, तो यहाँ पे मटक इसमें आ जाएगा, और दाईं ओर दूसरी है अभी, दाईं ओर दूसरी है, तो यहाँ पे मटक है वो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई मटक, ओम प्रकाश के पास में आ जाएगा। मटक के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है कौन? तन्वी बैठी है। अब इसने बोला भी यदि, अब जो ओम प्रकाश के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, जो किसके लिए है? सुनील, बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे सुनील को बिठा दिया। और यदु है ये सुनील के दाईं और ठीक बगल में है, दाईं और ठीक बगल में है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये सुनील, और यहाँ पे यदु आ जाएगा। अब देखो भी इसके अंदर आगे क्या बोला है? यदु या करुणा में से किसी को भी किसी भी सिरे पर नहीं बैठा गया है, तो यहाँ पे करुणा फिर यहाँ पे आएगी भी, करुणा यहाँ पे आ जाएगी। अब यदु के सापेक्ष करुणा कहाँ पे बैठी है? तो यदु ये रही, और यदु के दाईं और पहला, दूसरा और तीसरे, तो दाईं और तीसरे स्थान पर है वो आपकी करुणा बैठी है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 47 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सौर ऊर्जा में से लगभग 10% का ही अवशोषण कर पाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हरे पौधे हैं वो पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश सौर ऊर्जा में से 10% का ही अवशोषित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बाकी यहाँ पे प्रत्येक पोषी स्तर है वो पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है, बिल्कुल सही बात है। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, यानी एक ही दिशा में होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, ये भी सही है। और प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो 10% होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें। 48 नंबर क्वेश्चन देखो भी, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 18 से 19 तक जाती है भी, 18 वर्ष या फिर 19 वर्ष तक किशोरावस्था रहती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें ये बढ़िया क्वेश्चन है अभी। अभी इसमें बोला गया भी, मान लीजिए सीता एक सुई को फोकस दूरी f वाली अवतल दर्पण के सामने f+x दूरी पर रखती है और f-y दूरी पर स्थित पर्दे पर सुई का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो फोकस दूरी को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे दर्पण फॉर्मूला लगा दो भी आप, 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर हो जाएगा 1/u और प्लस में 1/u प्लस में 1/v आ जाएगा। अब इसके अंदर है वो आपको दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे 1/f और बराबर में ये आ जाएगा 1 सामने रखी गई है, तो यहाँ पे 1 प्लस में x, और वो भी किस में लेंगे? माइनस के अंदर लेंगे भी। माइनस के अंदर क्यों लेंगे? क्योंकि बाईं ओर रखा गया है, और यहाँ पे ये किस में आ जाएगा? ये भी माइनस के अंदर आ जाएगा, 1 में f प्लस में y। अब ये भी आपकी फोकस दूरी है वो भी किस में आएगी? माइनस के अंदर आएगी।
अब इसका एलसीएम ले लो भी, आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा एफ प्लस एक्स, एक तो एलसीएम आ गया ये आपका, और एक आ गया एफ प्लस वाई आ गया। अब यहाँ पे देखो भी, अब इसके अंदर है वो ये क्या चल रहा है, 1/f के बराबर चल रहा है। अब f प्लस एक्स से f प्लस एक्स कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का f प्लस वाई बच गया, f प्लस वाई बच गया, और यहाँ पे माइनस या फिर प्लस का निशान लगा दो एक बार, और इसको माइनस में ले लो आप, ठीक है, इसको माइनस में ले लो, तो ये आपके पास में आ जाएगा, ये f प्लस वाई से f प्लस वाई कट गया, और ये बच गया आपके पास में ये माइनस का होगा भी, और माइनस से f और प्लस से एक्स, f प्लस से एक्स, तो ये भी किसका हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/f, ये माइनस का है, बराबर में माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस का f और माइनस का y, और यहाँ पे ये माइनस का f और माइनस का x हो जाएगा, और अपॉन में ये क्या आ रहा है अभी, f प्लस में x और f प्लस में y आ रहा है। अब इसका वजन गुणा करवा दो, वजन गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास f की स्क्वायर प्लस का हो जाएगा भाई, और प्लस का fy और प्लस का fy, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा फिर इस f का इस f के साथ में गुणा, तो ये आ जाएगा प्लस का f की स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस का fx, और बराबर में अब इसका आपस में गुणा करवा दो। अब पहले इस f का इसके साथ में गुणा, फिर इस f का इस y के साथ में गुणा, तो ये हो जाएगा f की स्क्वायर और प्लस में fy और प्लस में fx, और प्लस के अंदर है वो आ जाएगा fy आ जाएगा। अब देखो भी, अब ये बराबर के अंदर है तो सेम चीज़ों को आप काट दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी, अब इसके अंदर है वो आपका ये बचेगा fy, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। अब इसके अंदर देखो भी, एक आपके पास में बच गया, क्या ये बचेगा भी x, यहाँ पे पहले इसको इसके साथ में गुणा करवाया, ठीक है, इसको इसके साथ में f की स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ में फिर fx, और यहाँ पे आएगा आपका xy, ये क्या आएगा अभी, xy आएगा आपका, ठीक है। अब ये प्लस का होगा भी, ये माइनस का कैसे हो गया, ये प्लस का होगा क्योंकि माइनस का ऊपर सभी माइनस के अंदर है, तो ये माइनस से गुणा करवाइए अपने। अब देखो भी, f की स्क्वायर से f की स्क्वायर कैंसिल, ये fy से fy कैंसिल हो जाएगा, और ये fx से fx कैंसिल हो जाएगा भी। अब यहाँ पे आपके पास में बच गया f की स्क्वायर बराबर में यहाँ पे xy बचा हुआ है, तो f बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये रूट xy हो जाएगा भाई, रूट xy, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, किंतु ठोस अवस्था में क्या है, वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते भी। तो वो आयनिक यौगिक है वो क्या करते हैं, गलित अवस्था के अंदर विद्युत का चालन करते हैं, किंतु ठोस अवस्था के अंदर है वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, ठीक है। तो अब इसमें देखो भी, आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं, नहीं, ठोस अवस्था के अंदर है वो विद्युत का चालन नहीं करते। आयनिक यौगिक ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का कुचालक होते हैं, नहीं, गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं भी। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, किंतु गलित अवस्था में नहीं करते, तो ये कैंसिल हो गया भी, ये तो उल्टा कर दिया इसने। तो इसी प्रकार से आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं भी नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अब 51 नंबर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी पे एक बार शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है।
अब देखो भी यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में अब 25 और 4 52 नंबर क्वेश्चन में अब 4 यानी इस प्रकार से लिख रखा है इसने 25 और यहाँ पे 4 है और 49 और इसमें ये 6 लिख रहा है। अब देखो भी अब 4 में मैंने 1 जोड़ दिया और 5 करके उसका स्क्वायर कर दिया, इसी प्रकार से 6 में मैंने 1 जोड़ दिया और 7 करके उसका स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो भी इसी प्रकार से इसने लिखा है 9 और 2, तो यहाँ पे 2 में मैंने 1 जोड़ दिया और स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे 100 को क्या लिखेगा, 100 को 9 लिखेगा भी, क्योंकि 9 के अंदर फिर 1 जोड़ना है 10 हो जाएगा और फिर 10 की स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको पूछा गया है कि बीज की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये ध्रुव यानी ध्रुव व वक्रता केंद्र ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो वो आपकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि इस प्रकार से एक ये डायग्राम बना रहा हूं मैं अवतल दर्पण का, तो यहाँ से ये क्या होता है, ये ध्रुव होता है, ओ पोल होता है, और ये होता है आपका एफ, और ये आपका होता है सी कर्वेचर। तो यहाँ पे आपका ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 14 अप्रैल 2005 को गुरुवार है, तो 14/4/2005 को यहाँ पे क्या है, थर्सडे अभी, और उसके बाद में यहाँ पे है 10 मई और 2017 को कौन सा वार होगा ये आपको बताना है अभी। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इस प्रकार से कन्वर्ट कर देता हूं भाई, 14/4 और 2017 को पहले देख लेते हैं कौन सा वार होगा। अब देखो भाई 5 से चला और 17 तक चलना है आपको, तो कितने साल हो गए भाई, 5 से यानी 17 में से 5 निकाल दो तो 12 साल हो गए टोटल। तो उसके बाद में इसमें लीप वर्ष कौन कौन से काउंट हो गए, तो एक तो 8 काउंट हो गया, एक 12 काउंट हो गया इसमें, और एक 16 काउंट हो गया, तो 3 लीप वर्ष और आ गए, तो इसमें 3 और जोड़ दो तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। अब 15 में 7 का भाग दूंगा तो एक यहाँ पे विषम दिन आ रहा है, कहने का मतलब क्या है, गुरुवार से एक दिन आगे तो यहाँ पे आ जाएगा शुक्रवार, यानी इस वार को क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, 10/5/2017, 14/4/2017 को शुक्रवार है, तो 10 मई 2017 को कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। भी अप्रैल यानी ये होता है अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है, 30 में 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा, लास्ट में 16 बचेगा, और उसके बाद में 10 दिन आगे वाले, तो इसके 2 बचेंगे और यहाँ पे बचेंगे 3 आपके, यानी 7 का भाग दे दिया मैंने, इसमें 7 का भाग दिया, 2 सेंसफल और इसका 7 का भाग दिया तो 3 सेंसफल बच गया, तो टोटल कितने आ गए आपके, 5 दिन आगे। तो शुक्रवार से 5 दिन आगे, शुक्रवार से 6 दिन आगे करोगे तो यहाँ पे गुरुवार आता है, और 5 दिन आगे करोगे तो ये आएगा आपका बुधवार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, तो वो आइरिश होता है। आइरिस है वो आंखों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें सही अनुपात का ये क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का, तो अंदर वालों का गुणा करवा दो और बार वालों का गुणा करवा दो और बराबर रख दो। 7.50 इंटू 8.26 और बराबर में कर दो 3.50 इंटू एक्स। तो यहाँ पे ये 3.50 इसके गुणा में तो इधर आएगा, तो ये भाग में आ जाएगा, तो 3.50 आ जाएगा भी। अभी यहाँ से काटो भी, अभी इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से उड़ा दो और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। अब इसको काट दो 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 15 5 75 और 5 7 35। अब इसको 7 से काटो, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 कितना बच गया, अभी एक बच गया 12 और 7 एकम 7 बच गया कितना, और ये बच गया आपका 7 एकम 7 बच गया 5 56, 7 8 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.18। तो 1.18 को आपको 15 से गुणा करना है, तो 15 8 120, 12 15 एकम 15 और 10 25 और 2 27, 2 और उसके बाद में 15 एकम 15 और 2 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17.70, क्योंकि 2 के बाद में पॉइंट था ये, तो 17.70 आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत।
डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ क्या है, एक बड़ा पर्वत है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है भी। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा हो जाएगी, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और इसका अर्थ होता है एक बड़ा पर्वत। आगे देखो भी नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला है भी अनु, दिलीप, ईश्वर, जाह्नवी, कोमल, पल्लवी, रिया और तारा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। कुछ कोनों पे बैठे हैं तो जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो इस प्रकार से एक वर्गाकार मेज है भी। वर्गाकार मेज अपन बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद में यहां पे ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा अभी। अब देखो भी आगे इसने क्या बोला है। अब इसने बोला भी तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा है वो कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो यहाँ पे कोमल आ गया और यहाँ पे तारा आ गई भी। अब इसने बोला है ठीक बगल में और जाह्नवी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। और किसके लिए आया है, और तारा के लिए आया है। तारा है वो जाह्नवी के बाईं ओर, तो जाह्नवी यहाँ पे आ जाएगी भी। अब इसने बोला भी अनु रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अनु है वो रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। दिलीप और जाह्नवी के बीच में एक व्यक्ति है। तो दिलीप और जाह्नवी के बीच में एक व्यक्ति है, तो दिलीप ये रहा और जाह्नवी ये रही, और केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ईश्वर किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, तो ईश्वर यहाँ पे आ जाएगा अभी, मध्य में बैठा है तो। और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है। तो बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है, तो रिया यहाँ पे आएगी। अब रिया यहाँ पे आएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, और इसने यहाँ पे देखो भी अनु और रिया, अनु और रिया ठीक बगल में बैठी है। यहाँ पे देखो भी ये रहा अनु और रिया है। अनु रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो इसका मतलब ये हो गया भी इसकी एक सीट है वो चेंज कर दो, इन सभी की एक एक सीट है वो चेंज कर दो आप। तो यहाँ पे कोमल को कहाँ पे लेके आ जाओ, कोमल को यहाँ पे लेके आ जाओ। तो आपकी यहाँ पे पहले वाले पे चलो, कोमल आपकी जो तारा है वो कोमल के दाईं ओर है भी। तारा कोमल के दाईं ओर, तारा यहाँ पे आ जाएगी, और आपकी जो जाह्नवी है वो यहाँ पे आ जाएगी भी। और उसके बाद में आपका जो दिलीप है वो यहाँ पे आ जाएगा। दिलीप और जाह्नवी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ पे इसने बोला है भी रिया है, यानी दिलीप और जाह्नवी के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। और ईश्वर किसी भुजा के मध्य में बैठा है, और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है। और इसने यहाँ पे अनु है वो रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो अनु यहाँ पे आ जाएगी। अब बच गया एक व्यक्ति, और वो कौन सा बच्चा है, पल्लवी बची है, तो पल्लवी यहाँ पे आ जाएगी। अब इसने पूछा पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो पल्लवी ये रही, और उसके दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे दिलीप बैठा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला है BOY, BOY को क्या लिख रहा है, ये ACNPX और Z लिख रहा है। तो B के साइड में कौन कौन आता है, B से पहले A आता है और B के बाद में C आता है, तो उसने ये लिख दिया AC। O से पहले N आता है और O के बाद में P आता है, तो ये NP लिख दिया। Y के पहले X आता है और Y के बाद में Z आता है, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे JOY को क्या लिखेगा, JOY को क्या लिखेगा, तो J है वो किस किस के बीच में आता है, तो I और K के बीच में आता है। और उसके बाद में O है वो किस किस के बीच में आता है, तो O है वो N और P के बीच में आता है भी। और आपका जो Y है ये X और Z के बीच में आता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कार्बन सिलिकॉन की तुलना में, कार्बन है वो सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, क्यों भी। कार्बन है वो सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों। तो सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध है वो सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से प्रबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है भी कार्बन है वो सिलिकॉन से भी छोटा है भी, कार्बन का जो आकार है वो सिलिकॉन से भी छोटा है। तो श्रृंखलन का जो गुण पाया जाता है वो सिलिकॉन के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन कार्बन का छोटा आकार होने के कारण कार्बन कार्बन बंध है वो सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखो भाई 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें दिया गया भी निम्न में से वह बड़ी संख्या ज्ञात
निम्न में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 50, 58 और 69 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल है वो 1, 2 और 6 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखो भी 50 में से 1 में माइनस कर दूंगा तो 49 बचेगा मेरे पास में, और फिर 58 में से 2 माइनस करूंगा तो 56 बचेगा, और 69 में से 6 माइनस करूंगा तो ये 63 बचेगा। अब ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या है वो आपकी उस संख्या से पूरी डिवाइड होनी चाहिए, यानी मैंने शेषफल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अभी अब 49, 56 और 63 है वो उस संख्या से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या 8 से ये संख्या है वो 49 और 63 है वो डिवाइड नहीं होगी भी। 7 से देखो भी 7 से 49 भी डिवाइड हो जाएगी, और 56 भी डिवाइड हो जाएगी, और 63 भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 62 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी ऐसे कितने पुरुष हैं जो न तो फोटोग्राफर है और न ही संगीतकार है। तो पुरुष किस में आता है वो देख लो भी। पुरुष यानी वर्थ है वो पुरुषों को निरूपित कर रहा है, तो ओनली फॉर वर्थ के अंदर आना चाहिए। ओनली फॉर है वो आपका वर्थ के अंदर आना चाहिए और किसी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो 6 है वो वर्थ के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 63 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें द्विघात समीकरण बनानी है अभी। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करवाना पड़ेगा। गुणा करवा दो इसका इसके साथ में, तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर और फिर प्लस का एक्स, और यहाँ पे गुणा करवाओगे इसका तो ये माइनस का 4x और फिर ये प्लस का 4 हो जाएगा, और बराबर में ये आपके पास में 2 है। तो ये x प्लस का है और ये माइनस का 4x है, तो ये बचेगा एक्स की स्क्वायर माइनस का 3x, और यहाँ पे ये प्लस का 2 है बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का 2 बचेगा, सॉरी प्लस का 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में, कैसे करवा दिया अभी गुणा आपने, ये माइनस का आएगा अभी, माइनस का 4 है ना, अब माइनस का 4 है तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा आपका पास में ये 3x है, और ये अब माइनस का होगा भी, यानी ये 2 है ये अब प्लस का है बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्राथमिक जो कार्य है वो है यह विनिमय का माध्यम होता है भी। ये क्या है, विनिमय का माध्यम होता है, यानी एक प्रकार से खरीद या फिर ये बोल सकते हैं लेन देन का माध्यम होता है भी। आप किसी कोई भी चीज खरीदते हो तो उसके बदले में आप मुद्रा देते हो, और कोई भी चीज आप बेचते हो तो उसके बदले में भी आप क्या लेते हो, मुद्रा लेते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम हो जाएगा भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, व्यापार का अर्थ किसी देश के द्वारा निर्यात और आयात किए जाने वाले माल और सेवा के बराबर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यापार संगठन। व्यापार संगठन का अर्थ क्या है, किसी देश द्वारा निर्यात एवं आयात किए जाने वाले माल और सेवाओं के प्रकार से है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 नंबर यानी 66 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी, यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अब देखो भी यहाँ पे अब लेंस कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा भी। कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है भी जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का है, वस्तु के समान आकार का है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, यहाँ पे जो आपकी वस्तु रखी गई है वो कहाँ पे रखी गई है, तो वो 2F1 के ऊपर रखी गई है। 2F1 के ऊपर आपको वस्तु रखी गई है, तभी है वो वस्तु के आकार का, और प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, 2F2 के ऊपर बनेगा, 2F2 के ऊपर बनेगा। अब इसने बोला है भी अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है वस्तु को, तो वक्रता केंद्र यानी 2F1 की दूरी कितनी होगी आपके
पास 20 सेंटीमीटर होगी, तो आप मेरे को बता सकते हैं F1 कितना हो जाएगा। तो F1 की दूरी है वो आपको 10, आपके पास में 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी आपके पास में आ गई, फोकस दूरी आपके पास में आ गई, तो आप लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है भाई, क्षमता बराबर आपके पास में होता है, क्षमता बराबर होता है 1/में क्या आ जाएगा भाई, क्षमता बराबर होता है 100 कर दो भी, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है ना आपको, सेंटीमीटर में ये आपके पास में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो 100 आएगा ऊपर, 100/F आ जाएगा। या फिर मीटर में होता ना, तो मीटर में होता तो क्षमता बराबर क्या होता, मीटर में होता तो क्षमता बराबर होता 1/F। ये आपका मीटर के अंदर है और ये आप सेंटीमीटर के अंदर ज्ञात करने के लिए है। तो F आपके पास में कितना है, 10 है, तो इसके नीचे 10 लगा दो भी, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 डायप्टर आ जाएगा। क्षमता अपन किससे मापते हैं, तो क्षमता है वो डायप्टर से मापा जाता है, तो 10 डायप्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा, तो याद रखना उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस जो क्षमता है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है भी। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की जो आपकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों ही क्या होती है भी, पॉजिटिव के अंदर होती है। फोकस दूरी भी पॉजिटिव में होती है और यहाँ पे क्षमता भी पॉजिटिव के अंदर होती है। आगे देखो भी, उपरोक्त श्रृंखला में दाएं सिरे से 7वें और बाएं सिरे से 5वें अक्षर के बीच कितने प्रतीक है। तो बाएं सिरे से 5वां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये हो गया, और दाएं सिरा से 7वां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां ये हो गया। तो इनके बीच में एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 2 ही प्रतीक है भी, 2 ही प्रतीक है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने 69 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें NZ और F, NZF है वो क्या है, FAN लिख रखा है इसने। अब यहाँ पे देखो भी, इसमें कितने बढ़ा दिया भी, इसको क्रॉस कोडिंग करवा रहा है और यहाँ पे बीच वाले का उल्टा लिख रहा है भी। इसी प्रकार से CPN क्रॉस कोडिंग करवा दो, तो यहाँ पे N आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा और इसका उल्टा लिख दो, तो P का उल्टा क्या होता है, K होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 70 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्टेड और फंक्शनरी। अब इसमें आपको बताना है भी, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है, ये आपको बताना है। तो निर्वाचित पदाधिकारी है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कार्यकारी अधिकारी नगर निगम बोर्ड, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम बोर्ड है, ये क्या है, निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता भी, ये आपका निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम बोर्ड, ये निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 15 और 1 16, 15 को 1 से गुणा कर दिया, 16 को 2 से गुणा करवा दिया, और यहाँ पे 15, यहाँ पे देखो पहले 1 जोड़ दिया भी, पहले +1 किया, फिर 2 से गुणा कर दिया, फिर 3 जोड़ दिया, और फिर 4 से गुणा कर दिया, और फिर 5 जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा तो 140 में 5 जोड़ेगा तो 145 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 से गुणा करवा दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 से गुणा करवा दिया, फिर 5 जोड़ेगा तो 145 आ जाएगा भी। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे तमिल भाषा में हुई है भी। संगम साहित्य की जो रचना हुई है वो कौन सी भाषा के अंदर हुई है, तो तमिल भाषा के अंतर्गत हुई है। और तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा है वो 2004 के अंतर्गत दिया गया है, 2004 के अंतर्गत है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन देखो भी, इसमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा होती है, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर है वो क्षोभ मंडल की मोटाई है वो सबसे ज्यादा होती है। और ये कितनी परतें होती है भी, 5 परतें होती है। पहले आएगी क्षोभ मंडल, फिर आएगी समताप मंडल, फिर आएगी मध्य मंडल, फिर आएगी आयन मंडल और फिर आएगी बहिर मंडल। तो यहाँ पे 5 मंडल पाई जाती है, 5 परत पाई जाती है। सबसे नीचे है वो क्षोभ मंडल होती है भी। आगे देखो भी 74 नंबर क्वेश्चन है, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उस श्वसन करते हैं तो क्या होता है, यानी उस श्वसन का मतलब होता है जब अपन सांस है वो बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। फेफड़ों के अंदर है वो हवा की मात्रा है वो एक हवा की एक अवशिष्ट मात्रा रहती है भी। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जब अपन श्वसन है वो बाहर लेते हैं
यानी जब अपन सांस श्वसन है वो बाहर निकालते हैं तो भी अपने फेफड़ों के अंदर है वो हवा की मात्रा है वो एक निश्चित मात्रा है वो हवा की रहती है, और जब अपन श्वसन अंदर लेते हैं तो भी एक निश्चित मात्रा हवा के अंदर रहती है। तब हमें क्या है, श्वसन अंदर और बाहर लेने में जो समय लगता है तो उसके अंतर्गत है वो हमें श्वसन लेने के अंदर त्रुटि न हो। तो इसीलिए जब अपन श्वसन बाहर छोड़ते हैं तो अपने शरीर के अंदर है वो फेफड़ों के अंदर है वो हवा की विशिष्ट मात्रा रहती है। आगे देखो भी नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपका द्विघात समीकरण है और इसके अंदर मूल किस प्रकार के मूल है भी ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पे लगा दो भी। तो बी स्क्वायर का मान कितना है, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए भी। अब देखो भी बी स्क्वायर का मान कितना है, तो 7 है, और 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस में और 4 इंटू 5 इंटू 4 यानी ए का मान कितना है 5 है और सी का मान 4 है और बराबर 0। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा भाई, 4 5 20 और 20 चौके कितने होते हैं 80 होते हैं। अब ये 80 है वो 49 से ज़्यादा है भी, 80 है वो 49 से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब क्या, माइनस के ज़्यादा बचेंगे। माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और 7 में से 31 बचेगा माइनस का। तो ये क्या है भी, 0 से छोटा है भी, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मूल कैसे होंगे, कोई भी मूल है वो वास्तविक नहीं हो सकता भी, काल्पनिक मूल होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे भी, कोई भी मूल है वो वास्तविक नहीं होगा। आगे देखो भी 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो इसमें देखिएगा m है, m से 4 बढ़ा दिया, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25 और 25 और 4 कितने हो जाएंगे, 1 बढ़ा दिया 26 और 26 में 3 जोड़ दो तो सी आ जाएगा। इसी प्रकार से 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 1 आ गया और 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 ई आ जाएगा। उसके बाद में आगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 4 कितने हो जाएंगे भी, डी आ जाएगा। और उसके बाद में 4 और 2 10, 10 और 6 यानी 4 पहले 2 जोड़ा 10, 10 में फिर 6 जोड़ दिया 16 और फिर 22, फिर क्या जोड़ दिया अभी 22, यानी कितना जोड़ रहा है अभी, 4 में 2 जोड़ा 10 हो गया और फिर 10 के अंदर 6 जोड़ दिया 16 हो गया और फिर 16 के अंदर है 6 जोड़ दिया 22 हो गया। सभी के अंदर है वो 6 जोड़ रहा है अभी, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बुस्सु जीवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है भी। बुस्सु जीवा महोत्सव है ये नागालैंड के अंदर बनाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास अच्छी लग रही है तो आपको, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं भी, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 78 नंबर क्वेश्चन। जब लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 की ट्वाइस, और जब लेड नाइट्रेट को सोडियम आयोडाइड के साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में क्या किया जाता है, गर्म विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा आपका PbI2 यानी लेड आयोडाइड बन जाएगा और प्लस में सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो इनमें से कौन सा यौगिक है वो अवक्षेपित है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड है ये पीले रंग का अवक्षेपित है भी। अवक्षेपित का मतलब क्या होता है, ये ठोस है, ये ठोस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, ये जल के अंदर घुलनशील नहीं है, ये जल के अंदर है वो घुलनशील नहीं है। तो लेड आयोडाइड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भी, पीले रंग का अवक्षेप हो जाएगा ये। आगे देखो भी नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
अब इसमें बोला गया है भी भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक प्रकार से मनोनीत कौन थे भी, एक प्रकार से मनोनीत कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको बताना है, बताइएगा मनोनीत कौन थे। निर्वाचित तो राजेंद्र प्रसाद थे, तो मनोनीत कौन थे। नेक्स्ट देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें 44 और भाग को क्या लिख रहा है, ये भाग को लिखेगा प्लस 120, गुना को क्या लिखेगा, तो भाग लिखेगा 5, और माइनस को क्या लिखेगा, माइनस को लिखेगा गुणा 2, और यहाँ पे प्लस को क्या लिखेगा -10, और गुणा को क्या लिखेगा भाग 2, बराबर देखना क्या आएगा, तो 2 एकम 2, 2 5 10, और 5 एकम 5, और ये आ जाएगा 5 2 10, और बच गया 2, 5 के 20, तो यहाँ पे 24 5 120 हो जाते हैं। 24 और 44 को जोड़ दो भी, सही किया क्या हमने, हाँ जी सही किया है, ठीक है। अब 24 और 44 को जोड़ोगे तो 4 4 8, 4 2 6 68 हो गया। और उसके बाद में रुको भाई, एक प्रकार से यहाँ पे देखो भी, अब ये गुणा के अंदर है भी, दो है वो गुणा के अंदर है, 24 2 48 हो जाएंगे भाई, 48 और 44 कितने हो जाएंगे, 8 और 4 12, ये 92 हो जाएगा भाई, 92 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है भी, माइनस का 5 है, अब 92 से -5 जाएगा तो 87 बचेगा भाई, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको पता है भी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोस होता है भी, साइन 90 माइनस थीटा है वो कोस थीटा होता है। और यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा है वो क्या होता है भी, कोस 90 माइनस थीटा है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा भी, डॉट गुणा साइन थीटा। और यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा है तो ये इंटू टेन थीटा हो जाएगा भी, कोस 90 माइनस थीटा है वो क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। और नीचे आपके पास में क्या है, नीचे आपके पास में कोस स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखो भी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक होता है साइन, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या होता है भी, एक होता है, बराबर क्या होता है, एक होता है। अब यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा ये रहा, और इस साइन को इधर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, एक माइनस में, यानी ये क्वेश्चन फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा बी कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इस कोस स्क्वायर की जगह है वो मैं -1 एक माइनस साइन थीटा रख दूं, एक माइनस साइन स्क्वायर, एक माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का एक, तो माइनस और ये प्लस का है तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो अभी, अब यहाँ पे इसको क्या लिख दें, कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखो भी, ये साइन स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो गया अभी, ठीक है। अब कोस को तो कोस ही रहने दो आप, एक प्रकार से कोस को कोस रहने दो, कोस, और नीचे ये टेन को मैं क्या लिखूंगा, तो टेन को मैं लिख दूंगा साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन में कोस थीटा लिखूंगा भी। और अपॉन में आपके पास में माइनस का साइन चल रहा है, माइनस का साइन थीटा चल रहा है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, और यहाँ पे ये क्या है, माइनस का है, तो क्या बचेगा, माइनस का एक बचेगा भी आपके पास, माइनस का एक बचेगा, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 82 नंबर क्वेश्चन। अब 82 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है अंदर अंदर वालों का गुणा करवा दो और बार बार वालों का गुणा करवा दो। तो ये 10y बराबर में क्या आ जाएगा, 16 × 30। अब y बराबर में क्या आ जाएगा, y बराबर में हो जाएगा 16 × 30 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 16 3 48, तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा 48। नेक्स्ट देखो भी 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 83 नंबर क्वेश्चन में पहले इसको सोल्व करो, तो 2 3 6, और 6 में से एक जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 7, अब फिर भाग दोगे तो 7 एकम 7, 7 8 56, ये 8 आ जाएगा। अब 7 माइनस का 8, अब ये कितना बचेगा भाई, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का यहाँ पे यानी प्लस का 7 है और माइनस का 8 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। और ये -12 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई,
11 + 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। रोहित अपने घर से साइकिल से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये लो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला दिया, और फिर भी ये क्या कहता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है। तो ये लो 2.5 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो ये लो 5 किलोमीटर चला दिया भी। अब उसके बाद में इसने बोला है भी अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो ये लो 5 किलोमीटर चला दिया। अब उसकी वर्तमान स्थिति से उसके घर की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो ये तो इसके बराबर ही है भी, और ये दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर है। तो 5 ये और 2.5 ये, तो 7.5 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला भी फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 होता है भी। FeSO4 प्लस में नहीं है, ओनली फॉर क्या है, गर्म किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना, Fe2SO4 फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फेरिक यानी SO4 की थ्राइस, ये SO4 की थ्राइस आएगी भी, और प्लस में ये हो जाएगा SO2, और प्लस में SO3 आ जाएगा, यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जब फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो एक ठोस उत्पाद कौन सा हो जाएगा, तो ये एक ठोस उत्पाद है जो कि पानी में विलय नहीं है अभी। Fe2SO4 की थ्राइस यानी फेरिक सल्फेट हो जाएगा। ये एक क्या ठोस उत्पाद है, और दो भिन्न गैस से कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड है। तो इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखो भी 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती हो तो 30,000 रुपये का आपको बताना 7% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो 30,000 का देख लो भी, 30,000 का देखोगे तो यहाँ पे ये 7%, तो 7/100, और ये भी 7/100। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये तो हो जाएगा 2100, और ये भी 2100 हो जाएगा। अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है भी चक्रवर्ती ब्याज में, तो कितना लगेगा, 7/100 ही लगेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 21 आते कितने होते हैं भी, 147 होते हैं। तो टोटल जोड़ लो भी। इसने क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा, तो 21 और 2100 कितने होते हैं, 4200 होते हैं। और 4200 के अंदर 147 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4347 हो जाएगा भी, 4347। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने पूछा भी 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात है वो 2:3 है। तो उल्लेखित क्रम में दिए गए वर्गों के परिमापों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो वर्गों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अपन यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है भुजा, यानी a की स्क्वायर बराबर 2, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो इसका जो भुजा कितने आ जाएगी, 2√2 और √3 आगे भी भुजा है वो √2 और √3 आगे। अब यहाँ पे दोनों वर्गों के परिमापों का अनुपात, तो परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो भुजा आपके पास में 2 रूट और √2 और √3 है। तो यहाँ पे 4 से गुणा करोगे तो ये 4 से गुणा कर दिया भी, 4 से गुणा कर दिया, और यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दिया। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास में √2 और √3 रेशियो आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी आपके सामने है 88 नंबर क्वेश्चन। अब 88 नंबर क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करना है भी। 88 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको गुणनखंड करना है। आपको याद होना चाहिए भी a की, यहाँ पे देखो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर है वो a की 6, यानी a की 6 और माइनस में b की 6 किस रूप में ओपन होता है भी, ये होता है a - b, यानी ये ओपन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक तो इस प्रकार से, और एक हो जाएगा आपका ये a प्लस बी की स्क्वायर और a माइनस बी की स्क्वायर के रूप में। अब देखो भी इसको सोल्व करते हैं तो ये एक बार प्लस में a प्लस बी और a माइनस बी, और ये हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये आपका हो जाएगा माइनस के अंदर है तो a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस में
2AB, ये इस प्रकार से ओपन होगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सरल कर सकता हूँ। सरल करूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे 64 को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 64 को 2 के स्क्वायर लिख सकता हूँ भी, 64 को 2x की 6 लग सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे माइनस की 6 हो जाएगी। अब देखो भी, अब इसमें थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भी यहाँ पे। अब देखो इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे करूँगा तो इस रूप में ओपन करना है इसको। इस रूप में ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y, एक तो ये आ गया, और एक हो जाएगा 2x माइनस में y। अब इसको इस रूप में ओपन करना है। इस रूप में ओपन करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 4, यानी 2 की स्क्वायर तो 4 होता है, 4 a की स्क्वायर, और प्लस में b कितना है, y है, तो b है वो y स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 2 दुआ 4 और xy, 2 दुआ 4 xy हो जाएगा अभी, x और y। तो यहाँ पे जो a की जगह x लिख लेना अभी। अब उसके बाद में इसी प्रकार से ये माइनस में आ जाएगा अभी, 4x की स्क्वायर और प्लस में y, और माइनस में आ जाएगा 4xy। तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 89 नंबर क्वेश्चन। अब 89 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है भी, एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर के 16 सेंटीमीटर कर दिया गया, लेकिन इसका वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहा। यदि बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी नई ऊंचाई क्या है ये आपको ज्ञात करना है। तो बेलन का एक प्रकार से वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है। अब इसमें देखो भी, वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल ज्ञात कर लो भी, बेलन की आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर के 16 सेंटीमीटर कर दी। तो यहाँ पे देखो भी 2 × 22/7 इंटू R कितना है भी, 4 है, 4 से बढ़ाकर 16 की गई है, तो पहले तो 4 ही था, इंटू, और बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई भी 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दो। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, और जो नहीं कट रहा है उसको रहने दीजिएगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर कर दी गई, और लेकिन इसका वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहा। तो वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहा, तो वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल तो बराबर ही रहेगा भी, बराबर रहेगा। तो ये दूसरे के लिए आ जाएगा भी 2 × 22/7 और इंटू यहाँ पे 16 हो जाएगी भी, और इंटू ये हो जाएगी आपकी x। ठीक है, अब इसमें ये तो कैंसिल ही हो गया भी, ये तो सारा कैंसिल ही हो गया क्योंकि बराबर के अंदर है। अब यहाँ पे देखो भी, इसके अंदर आपका 4 चौके 16, 16 बराबर में 16x, तो x बराबर में क्या आ जाएगा 16, तो x बराबर में आ जाएगा आपका 16 के अंदर भाग दोगे 16 का, तो यहाँ पे x बराबर 1 आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा भी। इसकी नई ऊंचाई क्या है, तो नई ऊंचाई हमने x मानी है, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो परिनालिका के x के समांतर होते हुए, परिनालिका के अंदर या फिर परिनालिका के x के समांतर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें आपको एक विद्युत परिपथ में 4 एक समान बल्ब एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है और 10 वोल्ट नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी के साथ संयोजित है। जब सभी 4 बल्ब चमकते हैं तो 4 एम्पीयर की धारा दर्ज की जाती है। तब परिपथ में 6 शक्ति और प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध क्रम से क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो शक्ति ज्ञात कर लो। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है VI, तो P बराबर कितना आ जाएगा भी, P बराबर आ जाएगा V कितना है 10 और I कितना है 4। तो यहाँ पे शक्ति कितनी आ जाएगी 40 वाट आ जाएगी। अब देखो भी 40 वाट इसकी शक्ति आ गई। अब यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध आपको बताना है, प्रत्येक प्रतिरोध आपको बताना है। तो देखो भी 4 एक समान बल्ब है, 4 एक समान बल्ब है वो समांतर क्रम में है, तो वो समांतर क्रम में, लेकिन चारों के चारों एक समान बल्ब है और चारों जब जलते हैं तो 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित 4 एम्पीयर धारा दर्ज की जाती है। तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक के अंदर 1 एम्पीयर धारा जाएगी, प्रत्येक के अंदर है वो 1 एम्पीयर धारा जाएगी।
तो यहाँ पे आपका ओम का नियम लगा दो, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, वी बराबर आई आर होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आई, वी अपॉन में आई, तो वी कितना 10 है और आई कितना 1 है, तो यहाँ पे प्रत्येक का जो प्रतिरोध आएगा वो 10 ओम आएगा और शक्ति कितनी आ जाएगी, 40 वाट आ जाएगी, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं है। ऑप्शन आपके ये क्या है, गलत है, अभी ऑप्शन आपके ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आपका 40 वोल्ट तो इसकी शक्ति आएगी और 10 ओम है वो इसका प्रतिरोध आएगा अभी प्रत्येक बल्ब का। आगे चलते हुए नेक्स्ट आपके सामने है 92 नंबर क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलो अभी 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विषम में 1 जोड़ दिया जाए और सम में 2 घटा दिया जाए तो निम्न में से बाएं से दूसरा अंक कौन सा है, तो बाएं से दूसरा अंक 6 है और 6 है तो 6 एक क्या है, सम है, सम में 2 घटा रहा है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर अगला देखो भी नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन है, अब इसमें है वो सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा अभी, एच आएगा सबसे पहले, उसके बाद में आई आएगा, फिर आएगा आर और फिर आएगा एस और फिर आएगा टी। अब इसने बोला भी तो कितने अक्षरों की स्थिति है वो अपरिवर्तित रही है, तो यहाँ पे एस फिर एच फिर आई और फिर आर और फिर टी, तो यहाँ पे टी की जो कंडीशन है वो चेंज नहीं हुई, टी की कंडीशन जो की त्यों रही है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसने बोला है भी निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है, कौन सा है वो वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है, तो वो आपका हो जाएगा घनाभाकार उपकला उत्तक है, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी फेफड़ों का निर्माण है वो सल्की उपकला उत्तक करता है, सल्की उपकला उत्तक है वो फेफड़ों का निर्माण करता है, और किडनी नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण है वो घनाभाकार उपकला करता है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया 10 ओम का प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है, तो प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तो लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो भी अब आपको H बराबर क्या दे रखा है, H बराबर क्या होता है भी, H बराबर होता है आपका VIT, H बराबर क्या होता है भी, VIT होता है। आपको यहाँ पे एक प्रकार से V ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा VIT होता है और V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा H और अपॉन में क्या आ जाएगा I और इंटू टी हो जाएगा, यानी ये गुना के अंदर है तो ये भाग में चला जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ पे H कितना है, 200 है, 200 जूल, और यहाँ पे T कितना है, 5 सेकंड है, और यहाँ पे 10 ओम है भी। अब 0 से तो 0 कैंसिल कर दो, 5 से कम 5 और 5 चौके 20, 5 से कम 5 और 5 चौके 20, तो यहाँ पे पूछा क्या था भी, टर्मिनलों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है भी, टर्मिनलों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। 10 ओम प्रतिरोध है, 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच में संयोजित है, तो यहाँ पे अब देखो भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया भी, यहाँ पे हमने आई हमारे पास तो है ही नहीं, आई हमारे पास है नहीं, तो ये फॉर्मूला थोड़ी ना लगेगा, फिर ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं भाई, ये फॉर्मूला तो हमारे पास में लगेगा ही नहीं, हम अभी भी नींद के अंदर सो रहे हैं अभी। देखो भाई, अब देखो भाई ये H बराबर क्या होता है, V स्क्वायर, H बराबर होता है आपका V स्क्वायर अपॉन में R और इंटू होता है T। अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है V स्क्वायर, यानी V ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो भाई V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा H R और यहाँ पे आ जाएगा T, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यानी ये जो भाग में था ये गुणा में चला गया और ये गुणा में था ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे H कितना है 200, R कितना है 10 और यहाँ पे T कितना है 5 है, तो इसको काट दो, 5 से कम 5 और 5 चौके 20, तो यहाँ पे 4 यानी 400। V स्क्वायर बराबर कितना आ गया, V स्क्वायर बराबर 400 आ गया, तो V बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा 20, V बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 98 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया पल्लवी उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, ले लो उत्तर की ओर चला दिया, कुछ दूरी तय करने के बाद वह क्या है, दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है, ये लो दाईं ओर मोड़ दिया कुछ दूरी तय करने के बाद में, फिर वह एक बार फिर दाईं ओर मुड़ती है, एक बार फिर दाईं ओर मुड़ती है, और कुछ दूरी तय करने के बाद वह फिर क्या है, दाईं ओर मुड़ती है, फिर
दाईं ओर मुड़ती है, तो ये लो दाईं ओर मोड़ दिया। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है तो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसका तो नीचे 100 लगा दो 87, और उसका तो 9 लगा दो, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसका 0 लगा दो, और नहीं जिसका बार नहीं लगा हुआ वो उसमें से घटा दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 79 अपॉन में आ जाएगा 90, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक तत्व एक धातु है, निम्न में से कौन सा एक है वो धातु है। तो यहाँ पे कौन सा तत्व धातु है, सोडियम एक धातु है। अभी सोडियम क्या है, धातु है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर है वो और कंप्लीट कर लिया। अभी आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो इजी तरीके से समझ में आया होगा। और फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो 19 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था